हेलो स्टूडेंट, आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए एक बार मैं पहले रीड करता हूँ और फिर समझते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स exhibit emission of electron from its surface when irradiates by visible light। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में आप बच्चों आप लोग जानते हो कि मॉडर्न फिजिक्स में हमारे लास्ट के 4 चैप्टर कवर होते हैं, जिनका नाम है, पहला होता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, फिर उसके बाद एटम, उसके बाद न्यूक्लियाई और लास्ट में हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इन 4 चैप्टर को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं और इन्हीं के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पहला आपका क्वेश्चन दिख रहा है, आप समझ भी गए होंगे ये किसका क्वेश्चन है बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड एडिशन पे बेस्ड है। चलिए एक बार मैं फिर रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट एग्जिबिट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरेडिएट्स बाय विजिबल लाइट। और 4 नाम आपको दिए गए मेटल्स के, पहले रुबीडियम, सोडियम, कैडमियम और सीजियम। ठीक है, और बच्चों इन क्वेश्चन आपको थ्योरी में थोड़ा सा भी डाउट है तो हमारे थ्योरी के लेक्चर भी आप चेक कर देख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एडिशन की थ्योरी कंप्लीट की है, उसको आप चेक करिएगा। तो जैसे आप जानते हो बच्चों, इसमें से 3 ऐसे मेटल है जो एल्कली मेटल है। रुबीडियम, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं रुबीडियम, कैडमियम और सीजियम। और जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं फॉर विजिबल लाइट। ठीक है, तो हम विजिबल लाइट की रेडिएशन डाल रहे हैं, तो रुबीडियम, कैडमियम और सीजियम किस पर अगर विजिबल लाइट की रेडिएशन आप फॉल कर रहे हैं तो इस विजिबल लाइट के रेडिएशन में बहुत एक्टिविटी शो करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देंगे। इसमें से एक ऐसा मेटल है जो आपका जो है सोडियम। ठीक है ना, जो एल्कली मेटल नहीं है। तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो क्या विजिबल लाइट पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। बाकी तीनों क्या कर देंगे, एमिट कर देंगे। तो हमसे वो पूछा है मेटल जो एग्जिबिट नहीं करेगा, मतलब जिसके साथ इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन समझ रहे हो बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा। ठीक है ना, आप नोट भी कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बीच में हटूंगा कुछ सेकंड्स के लिए, उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं या ड्यूरिंग जब मैं समझा रहा हूँ तो उस बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए मैं कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कुछ कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड के लिए मैं हटूंगा। आप लोग उतनी देर में इसको स्क्रीनशॉट या स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर चेक कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपका बच्चों ड्यूअल नेचर पे बेस्ड है। ग्राफ जैसा गिवन है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझते हो बच्चों, ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल की वो वैल्यू है ना जिस पर हम क्या करते हैं, जेट इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देते हैं, उसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। तो बोल रहे हैं द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद फ्री of the incident radiation for 4 metal A, B, C is shown in the figure। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 4 मेटल लिए ए बी सी डी और इन 4 मेटल पे क्या कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट आपको दे रखी है न्यू है और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है। और 4 मेटल पर हम सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल रहे हैं जो ए बी सी डी है। अच्छा, आगे बोल रहे हैं देखिए, बोल रहे फॉर दी सेम फ्रीक्वेंसी, देखो ना इसमें भी जो मैं इसी बात को बोल रहा था, फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल मेटल्स। ठीक है, तो माना जा रहा है कि हम सेम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन चारों मेटल पे डाल रहे हैं और ये चारों मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, इजेक्ट हो जा रहे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड से अब फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डाल रहे होंगे। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मैक्सिमम फॉर मेटल। अब आपने बताना है कि इन चारों मेटल में काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं इन चारों मेटल में, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस मेटल के लिए मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए आप जानते हो बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर हम आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखें तो आप जानते हो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होती है, समझिएगा, जब के ही होती है कितना होता है बच्चों, एच म्यू, इसे बोलते हैं क्या, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, माइनस क्या होता है,
वर्क फंक्शन, अगर आप वर्क फंक्शन को ब्रेक करो तो एच म्यू माइनस कितना हो जाता है, एच मी नॉट। ठीक है, मैं देखिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी सबके लिए सेम है, क्योंकि हम सेम रेडिएशन चारों मेटल पे फॉल कर रहे हैं, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी सबके लिए सेम है। और ये क्या है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस डायग्राम में अगर आप देखो, जो ग्राफ आपको दिख रहा है, आपने ग्राफ थ्योरी में पढ़ा है बच्चों, ठीक है, ये वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, और ये जो जहां से ये है ना ग्राफ को पिक कर रहे हैं, ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखो, जिसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये अमाउंट तो सबके लिए कांस्टेंट है, जिसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जिसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू मिनिमम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस केस में देखो सबसे कम थ्रेशोल्ड की वैल्यू किसके लिए बच्चों, ए के लिए, और अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू सबसे कम ए के लिए, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ए के लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और डी के लिए क्या होगी, मिनिमम होगी। तो खैर हमसे तो बोला कि मैक्सिमम बता दीजिए, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ए आपका सही ऑप्शन है। तो जो ए वाला मेटल है, इससे इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। ठीक, समझ गए बच्चों, ठीक है। बाकी मैं आपसे देखो हर लेक्चर में बोलता हूँ बच्चों, कोई भी डाउट रहा करे तो डाउट मैसेज किया करो, हम कोशिश करते हैं कि डाउट आपको ना रहे फिर भी। और एक बार आप जैसे कि लेक्चर देख रहे हो, आपको थोड़ा बहुत मान लो कि कहीं बीच में समझ में आता है, तो उसको रिपीट करके देखिए, तो एक दो बार देखो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए बच्चों, और थ्योरी के लिए हमारे लेक्चर चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूँ। और इन क्वेश्चन को करिए बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी थोड़ा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के आपके 99% चांसेस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स से। चलिए, तो इसीलिए हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहा भी है इनको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड कर दे रहे हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5, दिस इज 1.5 mu naught is incident on a photosensitive material of threshold frequency mu naught। तो एक फोटो सेंसिटिव मेटल है, उसके थ्रेशोल्ड की और जो आप रेडिएशन फॉल कर रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड है। और अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन किसी मेटल पे डालते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द इंटेंसिटी इज इंक्रीज, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल। तो क्या बोल रहे हैं कि आपने रेडिएशन डाले, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाले। सुटेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। तो पहले आपने क्या किया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा लिया। अब आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मेंटेन किया, अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, क्या बढ़ा रहे हैं, अब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हो कि बच्चों अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से जो इनकमिंग फोटोन होते हैं, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक ना, उनका नंबर बढ़ जाता है। और आप जानते हो कि एक फोटोन अपनी एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो क्या अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा फोटोन पर सेकंड आएंगे, और ज्यादा फोटोन पर सेकंड आएंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने से ज्यादा चार्ज इजेक्ट होगा, और चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। तो ये बात आपसे पूछ रहे हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल, तो क्या हो जाना चाहिए बच्चों, इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए पहले हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाले, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो हमने फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके अब इंटेंसिटी बढ़ाई। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का नंबर बढ़ गया पर सेकंड, और फोटोन ज्यादा आने से इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इजेक्ट हुए, क्योंकि एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ गया बच्चों, करंट बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ए, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और कभी मैं पीछे ना भी हटूं तो मैं क्वेश्चन तो हट के आपको पढ़ ही रहा हूं बच्चों, से नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं ऐसे बीच में आप नोट करते रहिएगा, जहां पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या समझना है बच्चों क्वेश्चन को मेन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए, ये भी ड्यूअल नेचर पे बेस्ड है।
फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बोल रहे हैं हम, फोटोन यूज कर रहे हैं जिसकी एनर्जी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, ठीक है ना। तो हमने अगेन एक फोटो सेंसिटिव सरफेस ली और उस पर क्या कर रहे हैं, फोटोन फॉल कर रहे हैं या के रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, फोटोन के फॉर्म में रेडिएशन है ना आ रहे हैं। जो फोटोन है वो कितनी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कहते हैं इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 1.5 वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको रोकने के हमें स्टॉपिंग रिवर्स पोटेंशियल लगा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। मतलब रिवर्स पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं और करंट जीरो हो जाती है, स्टॉपिंग कहते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5 वोल्ट है। तो बोल रहे हैं द वर्क फंक्शन फॉर दिस सर्फेसेस। तो बताइए जिस मेटल की सरफेस पे आप रेडिएशन फॉल कर रहे हो उसका वर्क फंक्शन बता दीजिए। तो ठीक है बच्चों, ठीक, इसके लिए आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करोगे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको फोटोन की एनर्जी दे रखी है और आपसे वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं। ये दोनों बातें किसमें आती हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। तो पहले तो हम क्या लगा रहे हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखें तो क्या होता है, के ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस कितना, वर्क फंक्शन। अब देखो बच्चों आपसे वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं, आपको ये फोटोन की एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की एनर्जी, ये तो आपको पता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। लेकिन क्या क्वेश्चन कहीं काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो नहीं गिवन है। तो आपको याद होगा बच्चों, हम थ्योरी में पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन होती है। बोलते हैं ना वर्क डन बाय अप्लाइड या वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं, होता है ना ई वी नॉट इज इक्वल टू के। तो हम के को क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, ई वी नॉट, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। माइनस कितना, डब्ल्यू नॉट। बस आपसे डब्ल्यू नॉट पूछ रहे हैं तो इसको इधर ले आइएगा, ई वी नॉट उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डब्ल्यू नॉट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच म्यू माइनस ई वी नॉट। अच्छा, एच म्यू आपको दिया है बच्चों, क्योंकि देखो आंसर आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं। एच म्यू दिया आपको 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, एक बात ध्यान देना, देखो अब आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों किस में है, 1.5 वोल्ट में है। अब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है तो इसको भी मुझे किस में लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहिए। तो वी नॉट की वैल्यू तो आपको कितनी गिवन है, 1.5। और आप जानते हो बच्चों अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ई हमारा ऑलरेडी आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ई इंटू 1.5, अब ई को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर देखिए 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, अब आप इसको भी क्या लिख पाओगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.2 में से 1.5 माइनस कर लीजिए, सो वी गेट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 0.7 नहीं सॉरी 1.7 बच्चा, सॉरी 3.2 माइनस 1.5 आएगा 1.7 आएगा ना। तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी ऑप्शन सही है इसके लिए। बात समझ में, तो हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज किया और काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्लेस कर दिया, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिप्लेस किया, क्योंकि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही थी और वर्क पूछा था। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आपके से 2 मार्क्स न्यूमेरिकल वगैरह में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव है खैर, तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगा। मैं कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूँ बच्चा, कि जितना जल्दी हमारे क्वेश्चंस हो जाए इतनी अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी ड्यूअल नेचर पे बेस्ड है। देखो क्योंकि फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं देखो, अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज डब्ल्यू नॉट। तो हमने एक मेटल लिया है ना, फोटो सेंसिटिव मेटल जिन्हें कहते हैं, उसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट है, उस पर रेडिएशन डाल रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी की, न्यू फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज के, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के। ठीक है, अच्छा आगे बोल रहे हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। फिर कह रहे हैं हमने क्या किया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को पहले से डबल कर दिया, मतलब पहले न्यू था तो हमने ट्वाइस ऑफ न्यू कर दिया,
बाकी आप जानते हो बच्चों वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर मेटल चेंज करते तो वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन उसी मेटल पर हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट सेम रहेगा। तो आपसे बोल रहे हैं कि बताइए नई काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 2k, मोर देन 2k, बिटवीन k एंड 2k, लेस देन k। चलिए ठीक है, इसको भी हम बच्चों न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, किससे, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाकर। तो देखिए, तो हमने कहा के, पहले इसने काइनेटिक एनर्जी को के बोला है तो मैं के लिख देता हूँ ना, के, और सेकंड वाले को कुछ के डैश मान लूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एच म्यू माइनस कितना, डब्ल्यू नॉट। ठीक है बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो काइनेटिक एनर्जी के है और वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट बोला इसने। चलिए इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, बात समझ रहे हैं, मतलब केस 1 की इक्वेशन 1 बन गई। अब बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। अब नई काइनेटिक एनर्जी बताइए, मैं नई काइनेटिक एनर्जी को अब के डैश मान लेता हूं और यहां फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं बच्चों। बाकी जैसे मैंने कहा कि वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा बिकॉज मेटल वही है। ठीक है, अब एक काम करिए, अब आपने देखो के डैश को के टर्म में लिखना है, मतलब नई एनर्जी को पुराने के टर्म में लिखना है, तो इन दोनों को आपने रिलेट करना है। तो एक काम करिए बच्चों, यहाँ से देखिए, इधर एच म्यू की वैल्यू अगर कहें तो मैं इस डब्ल्यू नॉट को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो एच म्यू कितना हो जाएगा, के प्लस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें पहले एच म्यू को एक सेकंड होगी, पहले एक काम कर लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, फिर आप लोगों को ऐसा कैसे हो गया। अब मैंने क्या किया, पहले 2 को अलग कर दिया, एच म्यू को एक साथ लिख दिया। अब देखो बच्चों, इस एच म्यू को मुझे एच म्यू रिप्लेस करना है ना, क्योंकि मेरे आंसर डब्ल्यू नॉट निकालना है के टर्म में, तो मैं एच म्यू को रिप्लेस करूंगा। तो मैं इस एच म्यू की वैल्यू पहले कितना आएगा, प्लस डब्ल्यू नॉट, वो इधर पुट कर देता हूँ। तो के डैश कितना रहेगा, 2, ये हो जाएगा बच्चों के प्लस डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। क्लियर है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो बच्चों, देखो तो 2k प्लस 2w नॉट, फिर माइनस डब्ल्यू नॉट, तो 2w नॉट में से एक डब्ल्यू नॉट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, डब्ल्यू नॉट। तो कितना आ गया, 2k प्लस डब्ल्यू नॉट। तो नई काइनेटिक एनर्जी 2k प्लस डब्ल्यू नॉट हो गई। तो इस बेस पर अगर हम अपने ऑप्शन चेक करें तो 2k तो आंसर नहीं है बच्चों, मोर देन 2k। ठीक बात है, देखो मोर देन 2k, बाकी और ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, के एंड 2k तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, 2k से लेस नहीं है, लेस देन k नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो मोस्टली क्वेश्चन चैप्टर के आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन, डी ब्रॉगली, ज्यादा इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि बहुत सी क्या नहीं होते, फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले पे ज्यादातर क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट करना है इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। हाँ चलिए, क्या बोल रहे हैं देखो, और ध्यान करना बच्चों, ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर से थ्योरी को हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और देखो वही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी तो आपने पढ़नी है, लेकिन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो समझने बच्चों, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले लेट लेमडा ई, लेमडा पी एंड लेमडा डी बी दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन कॉमा अ प्रोटॉन, अ प्रोटॉन है बच्चा, थोड़ा ये वैसा हो रहा है, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन, समझते हो हाइड्रोजन का आइसोटोप, इसे ड्यूटीरियम भी कहते हैं, ड्यूट्रॉन भी कहते हैं, 1s2, ऑल मूविंग विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो 3 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है, ड्यूट्रॉन है, ये सब सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बिटवीन देम इज, तो आपने बताना है मतलब लेमडा, किसका लेमडा मोर होगा, किसका लेमडा लेस होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, डी ब्रोगली, याद है डी ब्रोगली है ना, डिलेस्टिक हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने कहा था कि क्या होता है, जब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है तो वो पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं और वेव नेचर भी दिखाते हैं। ये ऐसे भी बोलते हैं कि जब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, और उस वेव की वेवलेंथ होती है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जिसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं, एच अपॉन पी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें वही आएंगे बच्चों। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ लेमडा लेमडा होती है कितना होता है, एच अपॉन एम वी, जिसे लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। जहां आप समझते हो जो टर्म एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जो मूव कर रहा है, और वी उसकी क्या है, स्पीड है। ठीक है, अब देखिए हमारे तो 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। हमें देखना है किसकी वेवलेंथ मोर होगी, किसकी वेवलेंथ लेस होगी। तो उसके लिए चेक करिए पहले, तो लैम्डा 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बच्चों।
एच, एस तो कांस्टेंट है, नोन एज प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू जानते हो 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकंड, तो ये सबके लिए कांस्टेंट एक फैक्टर है। एम तो जानते हो इन सभी पार्टिकल के मास क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी मास की बात करेंगे, अभी पहले मैं और फैक्टर की बात कर दूं। वी क्या है, स्पीड है। स्पीड डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्पीड सेम गिवन है बच्चों, मूविंग विद द सेम स्पीड। तो यहाँ दो ऐसे फैक्टर है जो सबके लिए सेम है, क्या, एच और वी। तो इट मीन्स लेमडा जो है वो मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो बोलेंगे बच्चों, हमने कांस्टेंट फैक्टर को हटाकर वेरिएबल फैक्टर रखा, दैट इज मास। अब चेक करते, देखिए तीन पार्टिकल की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें सबसे कम मास किसका होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का होता है। जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 -31 kg, जो एक प्रोटॉन के मास से करीब 1097 मतलब रफली 1100 टाइम्स लेस होता है। कहते हैं प्रोटॉन का मास जानते हो, जिसे 1 AMU भी कहते हैं, 1.67 10 -27 kg प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो -27 और -31 में तो इलेक्ट्रॉन का मास करीब वो 1100 टाइम लेस होता है प्रोटॉन से। और अब रहा ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, तो ड्यूट्रॉन को आप क्या लिखते हो, 1H2। तो ड्यूट्रॉन का मास नंबर कितना होता है, 2। तो ड्यूट्रॉन का मास कितना हुआ, 2 AMU, और 1 AMU एक प्रोटॉन का मास है। तो इसका मतलब एक ड्यूट्रॉन पे 2 प्रोटॉन के बराबर मास है। ठीक है, तो इसका अंदर सबसे हैवियर पार्टिकल यहाँ कौन है, ड्यूट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा मास किसका है बच्चों, ड्यूट्रॉन का है। तो ड्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किसका मास है बच्चों, प्रोटॉन का मास है। सबसे कम मास किसका है, हमारा इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, और जिसका मास कम है तो उसकी वेवलेंथ, सॉरी जिसका मास ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इट इम्प्लाइज दैट, अगर आप इसको ऊपर वाले रिलेशन से रिलेट कर दो, तो लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन इज लेस देन द लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज लेस देन द लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की होगी। इन्होंने ऐसे ऑर्डर में दिया, मैंने ऐसे ऑर्डर में, एक ही बात है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, सबसे कम किसकी, ड्यूट्रॉन की। चेक कर लीजिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले दिखेगा वो ऑप्शन होने चाहिए। तो इन दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है पहले, इन्हीं दोनों में है। इक्वल वाला तो ऑप्शन नहीं है ना। देखो तो ठीक है ना बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन मोर देन ड्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन मोर देन ड्यूट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली पे बेस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलेंगे, नोट करिएगा इसको। ठीक है, मैं कुछ 2-3 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्या बोल रहे हैं देखिए। अ हैवी पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्प्लिट स्पॉन्टेनियसली इनटू टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो एक मास m था बच्चों, एक बड़ा मास था m, जो इनिशियली रेस्ट में था, अचानक से किसी रीजन से स्प्लिट हो गया, जैसे बॉम्ब, जैसे होता है बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, तो ऐसे एक्सप्लोजन हो गया, जो भी हुआ वो मास दो छोटे मास में ब्रेक हो गया। ठीक है ना, और जो छोटे मासेस बने ना m1 m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, तो बड़ा मास तो रेस्ट में था, लेकिन जब वो स्प्लिट हुआ दो मासेस में, जो दो मास बने वो मूव कर रहे हैं, अब वेलोसिटी गिवन नहीं है। ठीक है, तो कुछ रीजन होगा, वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उसने नहीं बोला है, हम मान लेंगे कुछ। फिर आगे बोल रहे हैं देखिए, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स इज। ठीक है, तो जो दो पार्टिकल m1 m2 बने उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपने रेशियो बताना। चलो इसमें कंसेप्ट है बच्चों, क्या कंसेप्ट है, क्लास 11 का एक कंसेप्ट है। तो ऐसे मान लीजिए ये है पार्टिकल मास m है, ये स्प्लिट हो गया बच्चों, दो छोटे मास में स्प्लिट हो गया, इसके दो फ्रेगमेंट हो गए, मान लो एक m1 एक क्या हो गया, m2 हो गया। ठीक है ना, ये रेस्ट में था और ये मूव कर रहे हैं, मान लो इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड कितनी है, v2 है। अच्छा, आप लोगों को मैंने अपोजिट स्पीड है ना, डायरेक्शन अपोजिट क्यों बनाई, तो जैसे मैंने कहा इसमें कंसेप्ट लग रहा है बच्चों क्लास 11 का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद होगा आपको। ठीक है, अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। और देखो एक्सप्लोजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही है ना, तो मास डलने मान लो एक्सप्लोड कर गया, स्प्लिट हो गया, तो दो नए मास बन गए। तो हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, इसमें लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम इनिशियल होगा वही मोमेंटम फाइनल भी होगा। तो देखो इनिशियली मास रेस्ट में है, जिसका मोमेंटम क्या है, जीरो है, तो इन दोनों का नेट मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब जो एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम था वो एक्सप्लोजन के बाद होना चाहिए। और मोमेंटम जीरो कब होगा,
जब ये दो छोटे मास एक दूसरे के मोमेंटम को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। उसके लिए इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट जाना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो नेट मोमेंटम आफ्टर स्प्लिटिंग भी क्या हो रहेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो मीन्स जितना मोमेंटम m1 का होगा उतना मोमेंटम कितना होगा, m2 का होगा। और अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो आप जानते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h/p होता है। ठीक बच्चों, h/p होता है, और इन दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अगर मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ क्या होगी, सेम ही होगी, है ना। देखो बच्चों, कहते हैं ना h/mv। और हमारे केस में क्या है, m1v1 इज इक्वल टू क्या, m2v2। ठीक है, तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम ही होगी, तो इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। चलो वो तो खैर सॉल्यूशन की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने कहा चलो इस बच्चे को डाउट ना रहे तो पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 1। तो बस बाकी मासेस दिए तो वो ऑप्शन तो है नहीं, मतलब 1:1 रेशियो 1 आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस इन जीजर मार्जन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये किस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, एटम। याद है आपने एटम की थ्योरी पढ़ी बच्चों। अब किसी बच्चे ने एटम की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो हमारे एक वन शॉट है बच्चों, हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। एटम का भी वन शॉट है हमारे, एक न्यूक्लियाई का वन शॉट है, उसमें पूरी थ्योरी कवर है, तो आप उस थ्योरी को चेक कर सकते हो न्यूमेरिकल से पहले। तो आपको याद होगा बच्चों, एटम चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं उसको, जीजर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। एक्चुअली ये रदरफोर्ड के दो जूनियर साइंटिस्ट थे, और रदरफोर्ड के सुपरविजन में इन्होंने ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के नाम से भी जाना जाता है। इसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई का एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, जिसमें आपको याद होगा हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की एक थिन फॉइल से पास करते हैं। तो उसी की बात चल रही है यहाँ पर। देखो बोल रहे हैं एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस इन जीजर मार्जन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी के। तो एक अल्फा पार्टिकल है और वो गोल्ड के न्यूक्लियाई को अप्रोच कर रहा है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी के, कहता है इट मोमेंटेरिली स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिवर्सेस इट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको याद होगा, आप थ्योरी में पढ़ते हो बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल सेंटर लाइन उसे बोलते हैं जो न्यूक्लियस से पास होती है। जो अल्फा पार्टिकल अलोंग द सेंटर लाइन जाता है, ठीक है, तो अलोंग द सेंटर लाइन जो जाता है वो क्या होता है भाई, न्यूक्लियस के करीब जाता है, करीब जाता है, करीब जाता है, न्यूक्लियस पे क्या करता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव और न्यूक्लियर पे चार्ज भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक पॉइंट पे जाके अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप होकर अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर चल रही है। तो वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल रुकता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। याद होगा आपने थ्योरी में पढ़ा है। तो इसने डी बोला है, थ्योरी में बहुत जगह बुक्स में से आर नॉट भी कहते हैं, चलिए डी बोल लीजिए। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जहां पर आगे पार्टिकल रुक गया। तो बोल रहे हैं ठीक है, रिवर्सल डायरेक्शन देन डी इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको बताना है कि जो डी, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच कहते हैं, वो के पर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता तो बच्चों कंसेप्ट याद रखिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ जाते जाते एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है, तो वो क्या लूज कर देता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है। और अल्फा पार्टिकल और गोल्ड का न्यूक्लियस पास आ रहे हैं, मतलब अल्फा जा रहा है, न्यूक्लियस तो मूव नहीं कर रहा है, तो क्या बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी का लॉस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के गेन के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसने काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, तो मैं इसको कंसेप्ट से कर देता हूं बच्चों को, हो सकता है आपको इसी को फॉर्मूला नहीं याद हो। ठीक है, तो बोलते हैं लॉस इन के ऑफ अल्फा इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो होता है 1/4πε0। न्यूक्लियस में चार्ज Ze, और अल्फा पे चार्ज कितना होता है 2e। जानते हो ना बच्चों, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है कि अल्फा के पास, 2He4 कहते हैं इसे। और डिस्टेंस को क्या बोला इसने, डी, वैसे हम आर नॉट भी लिखते हैं इस डिस्टेंस को। तो ठीक है, तो डिस्टेंस इधर आएगी, के उधर चली जाएगी बच्चों, तो के इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये हो जाएगा, सॉरी, डी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1/4πε0। ऊपर आ जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2Z E² अपॉन के।
बाकी देखो ये सब फैक्टर कांस्टेंट है बच्चों, तो डी जो डिस्टेंस है वो के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसका, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है फिर। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको भी जल्दी से कुछ सेकंड में ना पॉज करके नोट करना, मैं हट रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, जल्दी करना है बच्चों, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आपका एटम चैप्टर पे ही बेस्ड है। देखो क्या बोल रहे हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है बच्चों, एटम की थ्योरी में हम बीच बीच में कुछ डायरेक्शन करते हैं, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल एनर्जी, इसे बोर्स हाइड्रोजन एटम की थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम, आपको याद होगा जब एनर्जी का डायरेक्शन कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं -13.6/n², उसी पर ही बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में n1 हो जाता है, तो -13.6/n² में n को 1 पुट करोगे तो -13.6 आ जाएगा। तो इसने हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना, बोलते हैं इट्स एनर्जी इन एन ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n इज -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, तो अब एक स्टेट है जिसका क्वांटम नंबर n है, जिसकी एनर्जी दे रखी है, तो n की वैल्यू बतानी, किस स्टेट की एनर्जी है। ठीक है, तो इसे En मान लेते हैं बच्चों, आपको En दे रखा है, कितना दे रखा है, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और En का फॉर्मूला जानते हो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो दो तरीके बच्चों लिखने के, -13.6/n² या E1/n² लिख दो, बात वही है। आप ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, वैसे ऐसे याद रखिए ज़्यादा अच्छा है, या E1 के फॉर्म में लिख दीजिए, चलिए की बात है 0.544। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है बच्चों, इधर भी ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वो से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n² कितना रहेगा, सॉरी याद आएगा, n² इज इक्वल टू 13.6 ओवर 0.544। अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा बच्चों, चलो टाइम सेविंग के लिए हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, एक सेकेंड को ना मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो चेक कर लेते हैं बच्चों कितना आएगा डिवाइड करके, 13.6 डिवाइडेड बाय 0.544, 25 आ रहा एग्जैक्ट बच्चों। वैल्यू इसीलिए दी है उसने कि आपका कोई एक डेसिमल वैल्यू ना है ना। तो n² 5 हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया, तो n कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है ना, सो कौन सा एनर्जी लेवल है, 5th एनर्जी लेवल है, जिसकी एनर्जी है -0.544। बाकी एक तरीका और है, इसको आप E1/n² भी ले सकते हो, कि E1 को फिर आपने यही पुट करना है बच्चों -13.6, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -13.6/n²। ठीक है, तो ये 5th लेवल है जिसकी एनर्जी इतनी आपको दे रखी है। ठीक है, इसको भी नोट करना बच्चों, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है ना, अब मुझे लगता है पीछे है ना, आप इसको साथ साथ नोट करते रहना बच्चों ना, समझना जल्दी जल्दी हो जाएंगे थोड़े क्वेश्चंस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो पिछले क्वेश्चन में था बच्चों, है ना। बोल रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। फर्स्ट एक्साइटेड किससे कहते हैं बच्चों, से ग्राउंड स्टेट को हम E1 कहते हैं, तो सेकेंड स्टेट E2 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, E1 ग्राउंड स्टेट है, तो E2 की बात यहां पे चल रही है। तो आपने E2 में क्या बताना है, देखो आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है, देख लें, देखो बच्चों ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है, आपसे बोल रहे हैं क्या बताइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2 में काइनेटिक और पोटेंशियल बताइए। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है बच्चों कि आप किसी भी स्टेट में काइनेटिक पोटेंशियल पूछ रहे तो आप टोटल एनर्जी निकाल लो। ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार हमारी एटम की थ्योरी चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट की टोटल एनर्जी जानते हो, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस टाइम दी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस दी टोटल एनर्जी होती है। तो अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों बता सकते हो। तो टोटल एनर्जी आने के बाद क्वेश्चन ओरल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो हमसे E2 पूछ रहे हैं ना बच्चों, मैंने क्या बोला, फर्स्ट
एक्सेलरेटेड स्टेट का मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, तो E2 पूछ रहा है। और ये होता है बच्चों कितना, E1 बाई, चलो ऐसे बोल लेते हैं, E1 बाई एन स्क्वायर, या जैसे अभी मैंने पीछे बोला था कि आप इसे -13.6 बाई एन स्क्वायर ले सकते हो। चलो मैं इस बार ऐसे कर दिया, एक ही बात है। अब E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है कितना, -13.6, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं यूनिट आगे से लिख नहीं रहा हूँ, ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और एन कितना हो गया बच्चों, मैंने लिख दिया ना 2, है ना, ये ऐसे कर लो, इसको EN बोल लो, काम करो, फिर आपको मैंने इधर 2 लिख दिया, N लिख दिया, अभी E2 हो जाएगा फिर, ठीक हो गया, ऐसे कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा फिर आपका -13.6 बाई 4, डिवाइड कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 6 जा, तो -3 पॉइंट कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, नहीं सॉरी 3.4 आ जाएगा, सॉरी 4 4 16 ना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो अगर टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों, -3.4 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, माइनस टाइम दी टोटल होती है, इसका माइनस टाइम कर लीजिएगा, तो माइनस ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे मैंने ओरली भी, अब इसको तो ओरल कर सकते हो, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, चलिए कि आपको याद रहे आगे के लिए, 2 इंटू कितना रहेगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाएगा आपका 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लीजिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी 3.4 और पोटेंशियल 6.8। और अच्छा सॉरी, एक चीज रहेगी बच्चों, हमने कहा कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। काइनेटिक तो माइनस टाइम दी टोटल होती है, लेकिन पोटेंशियल ट्वाइस दी टोटल होती है, तो हम टोटल एनर्जी का साइन भी लेंगे तो -6.8 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, सी ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए मेन फॉर्मूला, इसको याद रखिए, हाइड्रोजन की जहां बात हो, और अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट की बात हो तो इंटू Z² कर दीजिएगा, तो फिर हाइड्रोजन हीलियम किसी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हाइड्रोजन पे बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि बोर ने जो भी इन जनरल कैलकुलेशन की वो हाइड्रोजन के लिए किया है, तो क्वेश्चन में हाइड्रोजन की बात होगी, बाकी किसी और की बात हो तो इंटू Z² कर दीजिएगा, फिर जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं बच्चों, आप क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये तो क्वेश्चन सीधा है बच्चों, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। और ये 3 फॉर्मूले की डायरेक्शन की प्रैक्टिस करिए बच्चों अच्छे से, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी और टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन में यही है। तो देखो इसने आपसे सीधे पूछा है कि द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Rn इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे पूरा फॉर्मूला होता है n² Z², सॉरी 4 पाई के स्क्वायर n², इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Rn का n² h² अपॉन 4 पाई के Z² इंटू h, है ना, तो ये होता है n² अपॉन z, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है Rn का n² अपॉन z। यही तरीके से वेलोसिटी होती है z अपॉन n, और एनर्जी होती है Z² अपॉन n² के प्रोपोर्शनल। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, n² के प्रोपोर्शनल है, z तो कॉन्स्टेंट है, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, है ना भाई, हाइड्रोजन के z 1 हो जाएगा, तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे, पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कितना आता है, मान ये आता है बच्चों 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसको हटाकर आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या 0.53 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, खैर उसकी भी जरूरत नहीं है, आप इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में याद रखिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, इसका सही ऑप्शन है आपका ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं, अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 to n = ऑर्बिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में जो n = 5 लेवल से n = 1 लेवल पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इज लैम्डा, और जो फोटोन एमिट हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, उस एनर्जी की कुछ वेवलेंथ होगी, तो जब ये n = 5 से n = 1 पे आ रहा है तो जो एनर्जी एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है।
आपसे बोल रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 ऑर्बिटस। तो अगर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 पे आने पे जो वेवलेंथ है लैम्डा है, तो n इक्वल टू 5 से 2 में आने पे वेवलेंथ कितनी होगी, उसे लैम्डा डैश कुछ मान लेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हो बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, जो आप लाइमन बार्मर पार्शियल सीरीज के लिए भी यूज करते हो। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 1 बाई लेमडा, जिसे वेव नंबर भी कहते हैं, न्यू बार से भी लिख, खैर यहाँ वेवलेंथ की बात है, मैं वेवलेंथ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या होता है आर 1 अपॉन, याद है बच्चों, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। मैं n1 n2 का हर एक टर्म का मतलब आपको बता देता हूँ, ठीक है। जहां पर देखो लेमडा तो वेवलेंथ है एमिटेड रेडिएशन की, आर क्या है, इसे बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1.097 10 की पावर 7 पर मीटर इसकी वैल्यू होती है। n1 कौन सा है, लोअर एनर्जी लेवल, जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और n2 जिस लेवल से जंप कर रहे हैं। जैसे हमारे केस में देखो, दोनों केस में आपको हायर और लोअर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो देखो जैसे केस 1 में पहली बार में जिसमें लेमडा इसने बोला है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर 1 अपॉन लोअर एनर्जी लेवल कितना है बच्चों, देखो n1 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, n2 कितना है बच्चों 5 है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, मतलब जिस लेवल पे आ रहे वो इधर आएगा, जिस लेवल से आ रहे वो इधर आएगा। तो n कितना है बच्चों 5, तो यहाँ कितना रहेगा 25, ठीक है, ये इतना रहेगा। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो लेमडा इज इक्वल टू आर, 25 एलसीएम कर लेंगे तो 25 माइनस 1 24/25 आ जाएगा ना, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 24 बाई, सही है, 25 एलसीएम कर लीजिए, तो 25 माइनस 1 कितना रहेगा 24/25। तो ये आपका थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ, 24/25, इसको फास्ट इक्वेशन पुट कर लीजिएगा। अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस बार मैं वेवलेंथ को लैम्डा डैश मान लेता हूँ, अब मान लेता हूँ लैम्डा डैश। अब देखो नंबर बदल गए बच्चों, कांस्टेंट तो वही रहा, अब जो 1 था वो 2 हो गया ना, देखो अब 5 से 2 में आ रहे हैं, हायर वही है, लोअर बदल के। और किसी भी हायर से फर्स्ट में कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन, और किसी भी हायर से सेकंड में आने में बारमन। खैर हम सीरीज के नाम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे कर दीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। सॉरी 2 का स्क्वायर आएगा बच्चों, कितना रहेगा 4 आ जाएगा, माइनस इधर आपका कितना रहा 25 ही रहा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है ना। आपने नए वेवलेंथ को पुराने के टर्म में बताना है, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा डैश, ठीक है ना। इसमें एलसीएम चाहो तो 100 कर लो, है ना बच्चों, देखो 100 एलसीएम कर लोगे, देखिए 25 इंटू 4 का 100 एलसीएम हो जाएगा, फिर कितने टाइम चले जाएगा 25 माइनस 4 21 आ जाएगा ना, चेक कर लो, देखो मैं चलो लिख देता हूँ, 100 आ गया एलसीएम, ठीक है। ये कितना आ गया 25 माइनस कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 19 बाई कितना आ गया बच्चों 100 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया 19/100, एक बार फिर चेक कर लो, देखो 100 एलसीएम हुआ, ये 25 25 25 4, अरे सॉरी 21 बाई कितना रहेगा 100 आ जाएगा, इंटू आर भी है, आर इंटू आर, ठीक है ना। अब यहां से चाहो तो आप आर की वैल्यू निकाल, कितना 25/24 ऑफ लेमडा, इधर कर दूं, इस साइड कर देना थोड़ा, देखो अब मैं यहां से आर की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, इधर कर देना बच्चा, तो 1 अपॉन लेमडा डैश कितना रहेगा, मैं सोच रहा हूँ सेकंड एक ही शीट में कर लेते, सेकंड शीट की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो आ जाएगा देखो 21 बाई कितना है 100 इंटू, इस आर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 1 बाई लेमडा इंटू 25/24, ठीक है ना। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो देखो 25 से 100 चलेगा 4 टाइम, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, देखो 25 से 100 चला गया 4 टाइम, और कैंसिल कर लीजिए 3 से कैंसिल कर लीजिए, ये 8 जा हो जाएगा, ये 3 7 जा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है लेमडा डैश, है ना बच्चों। अब रेसिप्रोकल कर लो फिर आप, ठीक है ना, बाकी और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं,
तो 32 बाई देखो लेमडा डैश इज इक्वल टू 32/7 ऑफ लेमडा आ रहेगा। मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों, तो 32 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। ठीक है, तो लेमडा डैश आ गया आपका कितना टाइम, एक सेकेंड, तो 32/7 टाइम्स ऑफ लेमडा आ गया। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडबर्ग्स फॉर्मूला याद रखिए बच्चों। ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन देखो एक न्यूमेरिकल में आ सकता है, ये तो हमने कहा न्यूमेरिकल ही ऑब्जेक्टिव में, वैसे 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो समझ गए हो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। इसको नोट करने दो, मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ पीछे। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूँ बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं द डायग्राम shows 4 energy levels in Bohr model of hydrogen atom। आपको 4 एनर्जी लेवल दिख रहे हैं, है ना। और हाइड्रोजन एटम में 4 एनर्जी लेवल हैं, और जैसे जानते हो कि पहले गैप क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है, फिर गैप हल्के हल्के क्या होता है, कम होते जाते हैं, क्लोजली पैड हो जाते हैं लेवल। तो उसी हिसाब से उन्होंने बनाया। बोल रहे आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो बताइए किस ट्रांजिशन, जैसे आपको देखो कुछ ट्रांजिशन का नाम लिखें, जैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, सेकंड ट्रांजिशन है, ये थर्ड ट्रांजिशन है, फोर्थ ट्रांजिशन है। तो आपसे पूरा बताओ किस ट्रांजिशन में जो एनर्जी एमिट होगी वो हाईएस्ट होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एनर्जी का कंसेप्ट होता है कि 2 लेवल के बीच में जितना ज्यादा सेपरेशन, मैं अपने हाथ से सेपरेशन दिखा रहा हूँ, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा एनर्जी एमिट ज्यादा होगी, और अगर 2 एनर्जी लेवल पास हैं तो उनका डिफरेंस भी कम होगा। तो यहाँ देख लो बच्चों, सबसे ज्यादा आपका देखो फर्स्ट ट्रांजिशन में है ना, देखो सबसे बड़ा गैप है ये, देखो ये है ना। तो इसने सबसे ज्यादा गैप, मतलब गैप मूव किया है, और जहां सबसे ज्यादा, मतलब जहां 2 लेवल के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और लेमडा मिनिमम होगा, क्योंकि लेमडा और उसके इनवर्सली होता है। तो खैर हमसे एनर्जी पूछा है, तो किसमें है बच्चों, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसको डायग्राम से देख के बता सकते हो कि फर्स्ट लेवल में एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एमिट होगी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन में, जिसमें आपका ये थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है। यहाँ तो देखो सिंगल सिंगल में ही है, ये 2 उसको जम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे 2 न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:27। ये किस पे बेस्ड है बच्चों, न्यूक्लियाई चैप्टर में स्टार्टिंग में आप पढ़ते ना, न्यूक्लियाई चैप्टर में क्या, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, तो उस पर बेस्ड है। तो बोल रहे 2 न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर का रेशियो दे रखा है 1:27। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। तो उनके मास नंबर का रेशियो दे रखा है और उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछा है। तो आपने बच्चों थ्योरी में पढ़ा है कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, करीब 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। और डेंसिटी हर न्यूक्लियाई, देखो हर न्यूक्लियाई का साइज डिफरेंट होता है। जैसे आपने साइज के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हो, R = R0 a⁻1/3। तो न्यूक्लियस साइज है, न्यूक्लियर रेडियस मास नंबर पर डिपेंड करती है, लेकिन डेंसिटी हर न्यूक्लियाई की क्या होती है, सेम होती है। तो किन्हीं भी 2 डिपेंड ही नहीं करता कि मास नंबर का रेशियो क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो हर न्यूक्लियाई के लिए सेम है, तो हमेशा डेंसिटी का रेशियो 1:1 ही आएगा। चाहे फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट की बात कर लो, चाहे नियर के 2 एलिमेंट की बात कर लो। तो इसका सीधा सा ऑप्शन है बच्चों क्या, बी ऑप्शन सही है। हाँ, अगर इसने साइज का रेशियो पूछा होता तब हमें मास नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर होता है R1/R2 = A1/A2⁵ लेकिन डेंसिटी का रेशियो सेम ही रहता है बच्चों। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी सीधे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, मैं देखो कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और थियोरेटिकल क्वेश्चन में तो आपको थ्योरी आनी चाहिए। चलिए भी कुछ थियोरेटिकली लग रहा है, क्या बोल रहे हैं देखिए। द कर्व फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर। आपको याद होगा हम एक पढ़ते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जिसमें हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप न्यूक्लियाई की हमारा थ्योरी देख सकते हो बच्चों, हमारा वन शॉट है न्यूक्लियाई, उसको चेक करिएगा, हमने पूरा डिटेल में उस कर्व के बारे में बताया है। तो बोल रहे हैं द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ शार्प एक पीक आता है,
स्टार्टिंग में आता है, दिस इंप्लाइज दैट द हीलियम न्यूक्लियस इज, तो वो शार्प जो पीक आ रहा है ना, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ एक शार्प पीक दिखता है, तो वो शार्प पीक क्या शो कर रहे हैं, बोल रहा रेडिएक्टिव के हीलियम एक रेडिएटिव सब्सटेंस है उसको शो कर रहा है कि अनस्टेबल है ना, या इजीली फिजिबल है, ठीक है ना, या मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर। तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर बाइंडिंग एनर्जी में एक शार्प पीक आ रहा है तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को क्या करती है, स्टेबल करती है। मींस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और अगर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो इसका अंदर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे उस कर्व में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी, Fe56 की सबसे ज्यादा, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट Fe56 माना जाता है। ये तो खैर हीलियम की बात कर रहे हैं। तो जहां पर भी अगर शार्प पीक आए तो इसका मतलब कि वो जो न्यूक्लियाई है वो अपने नेबर न्यूक्लियाई के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरी पढ़िए अच्छे से और उस कर्व को चेक करिएगा। थियोरेटिकल हमने उसको एक्सप्लेन किया है, चेक करना बच्चों। हमारा एक न्यूक्लियाई का वन शॉट है, उसमें पूरी न्यूक्लियाई की थ्योरी कवर है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन फिर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हेन टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस देन 10, ठीक है, तो दो न्यूक्लियाई मास नंबर 10 या 10 से छोटा है, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं बच्चों। एक बड़े न्यूक्लियाई का छोटे न्यूक्लियाई में टूटना फ्यूजन कहलाता है, और छोटे न्यूक्लियाई मिलकर अगर बड़ा न्यूक्लियाई बनाए तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, जोड़ने को फ्यूजन कहते हैं, टूटने को फ्यूजन कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं देखो, तो दो न्यूक्लियाई ने मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लिया, तो क्या बढ़ेगा देखो, इसने बोला है क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, या पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको सही बताता हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस, फिर सी ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डज नॉट चेंज, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, ये हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होता है, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी आपकी। तो देखो कहते हैं ना, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन पढ़ा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। भाई देखो, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर जब बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स को बांधने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हमेशा फ्यूजन में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, है ना बच्चे। भाई देखो, दो छोटे न्यूक्लियाई जब बड़े न्यूक्लियाई बनाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, और ज्यादा न्यूक्लियॉन्स को बांधने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो इससे बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या होगी, बढ़ती है हमेशा फ्यूजन में। ठीक है, ध्यान करना बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, ए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन देखो आपका किस पे बेस्ड है, आपका न्यूक्लियर चैप्टर पे बेस्ड है। ये बोल रहे हैं देखिए, इनसाइड अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर FPP, FPN, FNN। पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, आप जानते हो। तो इसने प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की फोर्स को FPP बोला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स को PN, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स को FNN बोला है। कौन सी फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हमने बहुत से प्रॉपर्टी बताई, उसके मैंने ग्राफ भी बताया, थ्योरी में चेक करिए। देन क्या बोल रहे हैं देखो, में सही ऑप्शन आपने पहचानना है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेम स्ट्रेंथ से लगती है। मतलब चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, सबके बीच में लगती है, और सबके बीच में बराबर भी होती है। जितनी न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में लगती है, उतनी दो न्यूट्रॉन के बीच में और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम फोर्स लगती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, डी। ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्स सबके बीच में क्या लगती है, सेम लगती है, और चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें भी कुछ न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है, पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इस चैप्टर से, न्यूक्लियर चैप्टर से आपने बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स, यही टॉपिक है जो बड़ी थ्योरी में आते हैं। बाकी न्यूक्लियर डेंसिटी, साइज में छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो
तो न्यूक्लियर फोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी थ्योरी पढ़ी अच्छे से बच्चों। क्या बोल रहे हैं देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेज। तो अगेन देखो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, आपने पहचाना है कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियर फोर्स के लिए सही नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। पहला बोल रहे हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्सेस। तो ठीक है, कहते हैं ना कि दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है और न्यूक्लियर फोर्स भी लग रही है। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है 100 टाइम क्या होती है, मोर होती है। तो ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, कूलम्ब फोर्स से बात सही है। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियन। ये भी पिछली बात हुई बच्चों, सबके बीच में लगभग सेम फोर्स लगती है, ये भी पीछे क्वेश्चन में आया। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नहीं बच्चों, कहते हैं अगर डिस्टेंस 1 फर्मी से ज्यादा है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी न्यूक्लियॉन्स के बीच में, लेकिन अगर डिस्टेंस 1 फर्मी से कम हो जाए तो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। इसके लिए आप हमने थ्योरी चेक करेगा, हमने ग्राफ के थ्रू इसको बताया है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, बाकी चौथे को भी पढ़ लेते हैं। दे सैचुरेटेड एज द सेपरेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, और ये फोर्स सैचुरेट हो जाएगी एक पॉइंट पर जाकर, ये बात भी सही है। ठीक है, जब इनके बीच की डिस्टेंस घटेगी, पहले अट्रैक्टिव होगी, फिर डिस्टेंस 0.8 से कहते हैं नीचे को जाते हैं, तो फिर क्या होता है ये फोर्स रिपल होती है और एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट भी हो जाएगी, है ना। तो इसमें गलत बात कौन सी है बच्चों, मतलब इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मोस्ट ऑफ द केसेस में अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जब 1 फर्मी से कम डिस्टेंस तो फिर रिपल्सिव भी हो जाती है। ठीक बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन है सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये भी देखो न्यूक्लियाई चैप्टर पे ही बेस्ड है। इसमें बोल रहे हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दिख रही है बच्चों, है ना, नाइट्रोजन हीलियम फिर एक्स और हाइड्रोजन के बारे में कुछ रिएक्शन है। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं एक्स, ये जो एक्स दिख रहा है ना, देखो इन सबके मास एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, एक्स का एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं दे रखा है, तो आपको एक्स को बताना है कि एक्स को पहचानना है और उसका मास में एटॉमिक नंबर बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है इसमें, देखो न्यूक्लियर कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम तो बैलेंस नहीं होते, लेकिन एक चीज बैलेंस होती है बच्चों, मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगता है। देखो जितना मास नंबर इधर है उतना मास नंबर इधर भी होना चाहिए। जैसे मैं एक्स देख लेता हूँ ना, एक्स का मास नंबर कितना होना चाहिए, तो देखो इधर कितना है 14 + 4 कितना हो गया बच्चों 18, इधर 1 है तो कितना और चाहिए मुझे 17, तो इसका मास नंबर कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। पहले मैं एक्स का फिर ऑप्शन देख के नाम लिख देंगे। फिर एटॉमिक नंबर देखिए इधर कितना है 9, इधर कितना है बच्चों 1, तो कितनी कमी 8 की कमी है, तो एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 17 और 8, तो ठीक है बच्चों। अब 17 और 8 है ना, 17 और 8 में देखो इसने है ना वो भी देखा, नाइट्रोजन भी दे रखा है और ऑक्सीजन भी दे रखा है। तो 17 और 8 में क्या होगा बच्चों, देखो तो ये बेसिकली किसका आइसोटोप है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। ऑक्सीजन का आइसोटोप होते हैं बच्चों, ये तो 8 एंड 17 नाइट्रोजन इसके लिए, तो ये किसका आइसोटोप होना चाहिए 8 एंड 16, इसका ऑप्शन होना चाहिए सी, है ना, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 17 और कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये ओ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सेकंड बच्चों, अच्छा एक सेकंड बच्चों रुकना, हमने एक्चुअली वो सेमीकंडक्टर के कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, वो मैं ठीक है अगले एक उसमें एक दूसरी उसमें मैं उसको एक मिनट ओपन करता हूँ। एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड के लिए रुकना। एक सेकंड मुझे टाइम देना बच्चों।
एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुकना बस। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्चुअली दूसरे शीट में कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन निकले भी बेस्ड थे। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है किस पे बेस्ड, सेमीकंडक्टर, जो लास्ट हमारा चैप्टर होता है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन रूम टेम्परेचर इज अबाउट, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी समझते हो, वो एनर्जी जितनी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाता है, कंडक्शन बैंड में चले जाता है। तो आपसे बोल रहा है सिलिकॉन के लिए बता दीजिए। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। जैसे आप जानते हो कि जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी कितनी होती है, एक होता है ना फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, किसके बीच में, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के बीच में। तो कहते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी वो एनर्जी होती है जितनी एनर्जी से फॉरबिडन एनर्जी गैप फिल हो जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो जर्मेनियम के लिए बच्चों 0.07 होता है और सिलिकॉन के लिए करीब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसने बात बोली यहाँ पर सिलिकॉन की ना, सिलिकॉन के लिए बोला है। तो सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है बच्चों, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर क्या होता, जर्मेनियम होता, तो जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग 5 into 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं, 5 × 10⁻28, इज डोप्ड विद 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी, जैसे SBB कहते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, प्योर सिलिकॉन लिया और इसमें डोप किया, किसको हमने, एंटीमनी, जो एक पेंटावेलेंट एटम है। तो हमने, और कितना, 1 ppm, 1 ppm समझते हो, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब आपने किसके, सिलिकॉन क्रिस्टल के 1 मिलियन में, मतलब 1 मिलियन में एक क्या ऐड किया है, एंटीमनी ऐड किया है। तो टोटल एटम पे कितने एंटीमनी होंगे वो अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ होल इन डोप्ड क्रिस्टल इज फाउंड टू बी इतना। तो जो सिलिकॉन को आपने डोप किया उसमें होल्स की कंसेंट्रेशन दे रखी है, और आप जानते हो कि एंटीमनी पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने से किसकी कंसेंट्रेशन बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। बोल रहे हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इन सिलिकॉन क्रिस्टल इज अबाउट, है ना। तो आपसे इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की क्या पूछ रहे हैं, कंसेंट्रेशन पूछ रहे हैं। तो आप एक रिलेशन जानते हो बच्चों, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। तो देखिए उसके लिए मुझे, उस रिलेशन के लिए मुझसे Ni पूछा है, तो मुझे Ne और NH चाहिए। तो इसने देखो NH तो दिया है बच्चों, नंबर ऑफ फोर्स तो दिया है, तो मुझे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो किससे मिल रहे हैं, एंटीमनी से। तो पहले मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एंटीमनी एडिट कर ले रहा हूं कि एंटीमनी कितने एटम्स ऐड किए, और हर एंटीमनी का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जितने एंटीमनी के एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएंगे। तो पहले मैं नंबर ऑफ SB, एंटीमनी को SB कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ SB एटम्स एडेड कितना हो जाएगा। देखो ना हमने कहा कि 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब सेकंड के 1 मिलियन में नहीं है। तो टोटल एटम को 1 मिलियन से डिवाइड कर दिए, मिलियन में 10⁻6 होता है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दिए तो एंटीमनी के एटम एडेड आ जाएंगे। तो आ जाएगा 5 × 10⁻28 ओवर 10⁻6, जानते हो बच्चे 1 मिलियन 10⁻6 होता है। तो जाएगा 5 × 10 की पावर कितना, 22, है ना। तो इतने क्या हो जाएंगे आपके एंटीमनी के एटम ऐड हुए, और हर एंटीमनी का एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड आ गया आपके, Ne कितना हो गया, 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ठीक है। और बाकी NH आपको दिया है बच्चों, क्वेश्चन में आपसे Ni पूछ रहे हैं।
तो फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, यूजिंग कितना होता है बच्चों, Ni इंटू NH, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना आप, Ni इंटू NH इज इक्वल टू Ni का क्या स्क्वायर, बस आपसे Ni पूछ रहे हैं बच्चों, तो ठीक है, तो Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, Ni इंटू NH, Ni हमने निकाल लिया बच्चों 5 इंटू 10⁻22 इंटू NH क्वेश्चन में गिवन है आपको 4.5 इंटू 10⁻, कितना है 9, चेक कर लीजिए देखिए, है ना, इतना है, तो चलिए इसको ऐसा कर लीजिए, एक काम करते हैं, डेसिमल हटा के 10 की पावर 10 कर लेते हैं, फिर उसको 9 और 5 कर लेंगे, रूट करने में आसान हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख दीजिए 5 इंटू 10⁻, ऐसे कर लीजिए, देखो 5 इंटू 45 हो जाएगा बच्चों, मैंने डेसिमल हटा के 10 की पावर 10 मान लिया, तो 10 की पावर कितना रहेगा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रूट लगा दीजिएगा, तो Ni कितना रहेगा, रूट ऑफ दिस, इसको ऐसे कर लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 32, देखिए एक तो 5 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 10 की पावर आधी हो जाएंगे रूट से, तो 16 हो जाएगा, तो 15 एक सेकेंड, ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻16 या 1.6 10 की पावर 15 10 की पावर 6 का 1.6 10 की पावर 16 आ रहा है, एक सेकेंड, कहीं कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हमारी, वैसे 10 की पावर 6 हो गया, 6 से 22 हो गया बच्चों, हमने ठीक लिखा है, Ni 5 10 की पावर 22, ये 4.5 10 की पावर 9 था, हमने क्या किया डेसिमल हटा लिया, अच्छा सॉरी डेसिमल हटा के 8 आएगा ना, सॉरी बच्चों एक हमसे गलती हो गई, ये 9 नहीं होगा, है ना, ये 9 ही है, मतलब 8 हो जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा बच्चों ना, ये क्वेश्चन है 30 आ जाएगा, 32 नहीं आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बच्चों, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये 10 की पावर 15 हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा, तो थोड़ा सा है ना, हमने वो बढ़ाना घटाना तो बढ़ा दिया था, ठीक है, तो ये 30 हो गया, फिर रूट 15 हो गया, और वो फिर 1.5 10 की पावर 16 हो गया, तो सही ऑप्शन हो गया इसका बच्चों बी, क्लियर है, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, तो आपने दो पीस लिए, कॉपर का लिया और एक सिलिकॉन का लिया, कॉपर एक कंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, अच्छा दोनों को रूम टेम्परेचर पे लिया, कहता है बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर T, अब आपने दोनों को हीट किया अप टू टेम्परेचर T, द कंडक्टिविटी ऑफ, अब आपने बताया दोनों की कंडक्टिविटी में, तो ये थोड़ा किस पे बेस है बच्चों, चैप्टर 3 में भी आप पढ़ते हो कि कंडक्टर के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ते हो, तो हम बोलते हैं ना कि देखो चैप्टर 3 में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ते हैं कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है, कंडक्ट रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, तो कॉपर की तो कंडक्टिविटी घटनी चाहिए, जैसे कॉपर की कंडक्टिविटी डिग्रीज यहाँ बोल रहे हैं, अब हो सकता है उसकी भी डिग्रीज हो। अच्छा फिर आया सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में आप पढ़ते हो रिवर्स होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी, तो कॉपर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ते हैं बच्चों, ठीक, मतलब आप इस क्वेश्चन को कह सकते हो सेमीकंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में भी आ सकता है, ठीक है, एक ही बात है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, ठीक है बच्चों, समझ गए ना, ठीक, कि कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, तो है ना, और सिलिकॉन में उल्टा होता है, सिलिकॉन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों डी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
ठीक है, ये भी आपका सेमीकंडक्टर बेस्ड है। ये बोल रहे हैं व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, जिस पे आप नी वोल्टेज जेनर वोल्टेज वगैरह पढ़ते हैं, थ्योरी में पढ़ा होगा आपने, तो कुछ क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं द बैरियर हाइट एंड द डिप्लेशन लेयर विल बोथ इंक्रीजेस। नहीं, ऐसा नहीं होता ना बच्चों, जब आप क्या करते हो अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो बैरियर की क्या होती है, आपकी थिकनेस घटती है, तो बढ़ती तो नहीं है, बढ़ती तो किसमें बच्चों, रिवर्स बायसिंग में, इसने फॉरवर्ड बायस बोला है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। द बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड द डिप्लेशन लेयर विड्थ डिक्रीजेस, बोल रहा है बैरियर हाइट बढ़ेगी और डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो बेचारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, फिर बोल रहा है द बैरियर हाइट एंड द डिप्लेशन लेयर विड्थ बोथ डिक्रीजेस, तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों सी, कि अब डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बैरियर क्या होता है आपका, थिन होता है, थिन होता है, एक पॉइंट पे जाके डिसअपेयर हो जाता है, और जिस पॉइंट पे बैरियर डिसअपेयर होता है उस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को हम नी वोल्टेज बोलते हैं, जिसके बाद करंट शार्पली इंक्रीज होती है। तो इस केस में क्या होता है, उसकी क्या होता है मतलब थिकनेस भी घटती है और आपका क्या होता है, हाइट भी घटती है, और एक बार डिसअपेयर हो जाता है बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मतलब हाइट भी घटेगी और थिकनेस भी घटेगी बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सही है। कुछ कुछ बच्चे इसमें बी में भी डाउट हो सकता है, लेकिन नहीं ऐसा, दोनों चीजें घटती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी सेमीकंडक्टर बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, बोल रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। तो बोल रहे हैं, आपको याद होगा बच्चों, जब हम क्या करते हैं पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करते हैं तो एक साइड पर पी एक साइड पर एन, दो प्योर सेमीकंडक्टर को या एक प्योर सेमीकंडक्टर के हाफ पार्ट को पेंट और हाफ पार्ट को डाया से ट्राई से डोप करते हैं। ठीक है, तो हम जब पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है ना, जंक्शन के दोनों साइड पे एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। कहते हैं ना, पी साइड से होल एन साइड की तरफ मूव करते हैं और एन साइड से होल पी साइड की तरफ मूव करते हैं, और ये होल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जंक्शन के साइड रिकंबाइन होते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से पी साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो इंड्यूस चार्ज एक थिन लेयर फॉर्म कर लेता है जंक्शन के दोनों साइड पर, उसे हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि डिप्लेशन ये क्यों बन रहा, मूवमेंट ऑफ डोपेन एटम्स नहीं, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ये बात सही है, जैसे मैंने बोला ना कि जंक्शन के दोनों साइड पर इंड्यूस चार्ज या डिफ्यूज चार्ज क्या करता है, एक थिन रीजन फॉर्म कर लेता है, इसे डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। बाकी ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ऐसा नहीं है, दोनों ही मूव करते हैं, है ना, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर क्या होती है, फॉर्म होती है। तो सही ऑप्शन है बच्चों क्या, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट देखो ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखिए द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड यूज इन द सर्किट इज 0.7 वोल्ट। तो आपको एक डायोड दिख रहा है बच्चों, है ना, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब जिस वोल्टेज पे बैरियर डिसअपियर होगा करंट सेटअप होगी सर्किट में, मतलब करंट डायोड से पास होगी, तो 0.7 वोल्ट है इसका, है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। द टाइप ऑफ बायसिंग एंड द करंट इन द सर्किट आर, अब आपने बताना है। फिर इसके आगे थे, एक ने 100 ओम का रेजिस्टर लगाया है और क्या बैरियर को रिमूव करने के लिए एक बैटरी कनेक्ट की है बायसिंग के लिए 0.5 वोल्ट की। तो देखो पहले इसका देखते हैं कि भाई ये बायसिंग कौन सी है। तो देखो पे आप जानते हो कि ये साइड पी साइड है, एन साइड है। तो देखो पी साइड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो अगर पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो तो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है बच्चों, याद है ना, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग। तो बायसिंग तो फॉरवर्ड है, ठीक है, जैसे आपका ए और सी ऑप्शन में फॉरवर्ड बायसिंग बोल रहे हैं। अब बोल रहा है सर्किट में करंट कितनी फ्लो करेगी। तो देखो बच्चों, इस डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना दिया है ना, कितना, ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बोल लीजिए 0.7 है, और आप बैटरी कितना लगा रहे हैं 0.5 वोल्ट की। तो क्या 0.5 वोल्ट की बैटरी बैरियर रिमूव कर पाएगी, नहीं रिमूव करेगी, और जब तक बैरियर रिमूव नहीं होगा करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगी। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो करंट जीरो होनी चाहिए। तो देख लो बच्चों, तो दो में दिया है, हाँ, तो ए ऑप्शन है अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, समझ रहे, ठीक है। तो ये लास्ट के क्वेश्चन हमारे किस पे बेस्ड थे, सेमीकंडक्टर बेस्ड थे। ठीक बच्चों, तो हमारे हिसाब से हमने मॉडर्न फिजिक्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए,
ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन की थोड़े और क्वेश्चन की वैसे प्रैक्टिस करिए। वैसे इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन आप करोगे तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस है बच्चों, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करिए और एक बार क्वेश्चन से पहले थ्योरी जरूर पढ़िए, और किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई आपको डाउट है तो हमें मैसेज करना बच्चों, ठीक है। तो आई होप सब बच्चे अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो पहले बच्चों अच्छे से अपनी थ्योरी की प्रिपरेशन करो, फॉर्मूले याद करो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे क्या होता है थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं लेकिन फॉर्मूले वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। और क्या होता है कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि मतलब अब हर न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड होगा, आपको क्या पता है न्यूमेरिकल का मेथड पता है लेकिन आपको फॉर्मूले नहीं याद है। तो कभी कभी फॉर्मूले नहीं याद होने से भी बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बच्चों से छूट जाते हैं। तो फॉर्मूले की ज़रूर प्रैक्टिस करिए बच्चों, फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस करिए, है ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सब सोचिए बैठिए और उसको लिख के देखिए और देखिए कि आपसे कितने फॉर्मूले आप लिख पा रहे हो, और जो फॉर्मूले आप नहीं लिख पा रहे हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपसे छूट रहे हैं, उनको एक बार फिर पढ़िए, फिर एक बार फिर लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी बच्चों ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अच्छे से पेपर दीजिएगा, सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत काम उसमें जाइए। लास्ट डे आपका, लास्ट डे में क्या करिए, जो आपने पढ़ लिया है कुछ नया मत पढ़िए, जो भी आपने पढ़ लिया उसी को बच्चों रिवाइज करो, उसी को बार बार रिवाइज करो, लिख के प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये नहीं कि लास्ट दिन तक लास्ट मोमेंट तक आप नया कुछ पढ़ रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, ऐसा नहीं। जो आपने पढ़ लिया है ना, लास्ट डे हमेशा आपका क्या होना चाहिए, अपनी जो भी आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए, है ना। और एग्जाम से लास्ट मोमेंट तक मत पढ़िए, एक आध घंटे, है ना, फ्रेश माइंड होके जाइए एग्जाम में और काम एंड कंपोज वे में पेपर दीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ के जाएगा बच्चों, कभी उसका पेपर खराब नहीं होता है। हाँ, एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, एक दो मार्क्स से इतना इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आई होप सब बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अपना एग्जाम देंगे। चलिए बच्चों, आपको ऑल द बेस्ट फिर आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो हमें बताइएगा, ठीक बच्चों। अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, चलिए थैंक यू एंड टेक केयर और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, थैंक यू।